हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 12 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 13 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 12 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 13 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, ये पाठ्यक्रम स्कीम है फर्स्ट पेपर की, जिसके अंदर 75 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 150 अंक का दोस्तों ये पेपर है वो रहने वाला है, जिसमें 15 प्रश्न है वो राजस्थान इतिहास, भारतीय इतिहास से संबंधित पूछे जाएंगे। और दोस्तों बाकी 5-5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न दोस्तों यहाँ पे मैथ के होंगे, 5 प्रश्न रीजनिंग के होंगे, 5 प्रश्न हिंदी के, 5 प्रश्न इंग्लिश के, 5 प्रश्न जनरल साइंस के, 5 प्रश्न इंडियन पॉलिटी के, 5 प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी के और 10 प्रश्न करंट अफेयर के और 15 प्रश्न है वो स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होंगे। इसी पैटर्न के अनुसार अपन दोस्तों ये मॉडल पेपर है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास के 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरियन ट्रिपल के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले हैं? बताइए। पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरियन ट्रिपल के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो दोस्तों, कहां से मिले हैं सबसे प्राचीन साक्ष्य? तो दोस्तों ये बौद्धायन में पाए जाते हैं। कहां पर? बौद्धायन में। और इसकी रचना है वो दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व लगभग हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धायन। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, लचित बोरफुकन ने औरंगजेब के खिलाफ किस अभियान का नेतृत्व किया? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लचित बोरफुकन ने औरंगजेब के खिलाफ किस अभियान का नेतृत्व किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अहोम अभियान। यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये अहोम अभियान क्या है? तो दोस्तों यह मुगल शासक औरंगजेब द्वारा असम के अहोम साम्राज्य पर किए गए सैन्य अभियान से संबंधित है। दोस्तों, अहोम का सेनापति लचित बोरफुकन था। इस अभियान में मीर जुमला मारा गया और शाहिस्ता खान बुरी तरह है वो पराजित हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अहोम अभियान। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 की क्रांति के कारणों में असत्यता का चयन करें। दोस्तों, 1857 की क्रांति के कारणों में असत्यता का चयन अपने को करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। देखिए, डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। ठीक है। और देखिए, 1851 ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित हुआ। तो ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों ये 1850 ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम है वो पारित हुआ था। ये 1951 है वो दोस्तों यहाँ पर गलत दे रखा है। दोस्तों तीसरा देखिए, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारत के उद्योग व व्यापार के विरुद्ध थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। 1856 में यानी कि 1856 ईस्वी में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही कौन कौन सा है? 1, 3 और 4 सही है। तो दूसरा अपना इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पे 1850 आना चाहिए था। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने का कारण क्या था? ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने का कारण क्या था? दोस्तों केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी पुत्री का अनमेल विवाह करवाना। दोस्तों ये ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने का कारण था।
यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों हिंदू धर्म ये तो बाकी इसमें कारण नहीं है, पहला ही कारण है। अब ये क्यों कारण था दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 1878 ईस्वी में दोस्तों 1878 1878 ईस्वी में दोस्तों केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया था और यह ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन था। 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हुआ तथा दूसरे गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, देखिए ग्रोव वार्निंग नामक पर्चा किसने प्रकाशित किया था। तो दोस्तों ये किसने प्रकाशित किया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये वीर सावरकर ने ग्रोव वार्निंग नामक पर्चा है वो प्रकाशित किया था। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे नीचे देखिए लाल कलर के अक्षरों में लिखा हुआ है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा गया है। देखिए गणेश्वर सभ्यता कूट भाषा में उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है। यह नीमका थाना जिले में कांतली नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। गणेश्वर में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से तांबा मंगवाया जाता था, तांबा मंगवाया नहीं जाता था दोस्तों, भेजा जाता था। तांबा मंगवाया नहीं दोस्तों, भेजा जाता था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। तो ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। यहां से ताम्र प्राप्त उपकरणों में 99% तांबा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अब अपने को बताना था कि दोस्तों बताइए कौन सा कथन है वो इसमें सत्य नहीं है। तो केवल और केवल बी नंबर का कथन है वो इसमें सत्य नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल बी। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के शासन काल में उद्योधन सूरी ने कुवलय नामक ग्रंथ और आचार्य जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों वत्सराज। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उद्योधन सूरी ने जालोर में कुवलयमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी और आचार्य जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। किसके शासनकाल में, तो दोस्तों वत्सराज के शासनकाल में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रताप ने अपनी प्रजा में सैनिक और नैतिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कौन सी उपाधि धारण की थी। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम ने अपनी प्रजा में सैनिक और नैतिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कौन सी उपाधि धारण की थी। तो बताइए कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी महाराणा राज सिंह प्रथम ने। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किन छावनियों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बताइए निम्नलिखित में से किन छावनियों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, ठीक है। कितनी, 6 सैनिक छावनियां, जिसके अंदर दोस्तों खेरवाड़ा और ब्यावर ने दोस्तों इसमें भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा, ठीक है। खेरवाड़ा और ब्यावर ने दोस्तों यानी कि इन छावनियों ने दोस्तों विद्रोह में भाग नहीं लिया था। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो 28 मई 1857 को सबसे पहले जो शक्तिशाली छावनी थी राजस्थान की नसीराबाद, वहां से दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। 4 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल शासक ने बीकानेर के महाराजा राय सिंह को 5,000 रुपए का मनसब प्रदान किया था? बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर किस मुगल शासक ने बीकानेर के महाराजा राय सिंह को 5,000 का मनसब प्रदान किया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है बताइए किसने? देखिए यहाँ पर जहांगीर ने दोस्तों राय सिंह को 5,000 का मनसब दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राय सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? राय सिंह को राजपुताने का करण कहा जाता है। दोस्तों किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग सुदृढ़ प्राचीर, विशाल बुर्जे तथा पानी के विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए यहाँ पे कौन से दुर्ग की बात हो रही है? तो दोस्तों जयगढ़ दुर्ग की बात हो रही है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, अक्षय तृतीया का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? यानी कि आखा तीज। आखा तीज है वो दोस्तों बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। बैसाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज है वो मनाई जाती है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अबूझ सवा जिसको आप बोल सकते हैं। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से गोखरू नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? गोखरू आभूषण है वो दोस्तों कहाँ धारण किया जाता है? तो दोस्तों ये आभूषण है, बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो गोखरू आभूषण है ये दोस्तों हाथ में यानी सॉरी कलाई में धारण किया जाता है दोस्तों, ये गोखरू नामक आभूषण। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? बताइए भील जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए जो लूर नृत्य है, लूर नृत्य ये दोस्तों गरासिया जनजाति द्वारा ये नृत्य है वो किया जाता है। बाकी नेजा, रमणी और द्विचक्री ये तीनों नृत्य है वो भील जनजाति के नृत्य हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी? किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है, अब अपन है भाग 2 के अंदर करंट अफेयर्स से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए किस संगठन ने मार्च 2025 में डिजिटल कॉर्प सर्वे सिस्टम लॉन्च किया और इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों किस संगठन ने मार्च 2025 में डिजिटल कॉर्प सर्वे सिस्टम लॉन्च किया और इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन से संगठन ने? तो दोस्तों कृषि मंत्रालय ने दोस्तों ये डिजिटल कॉर्प सर्वे सिस्टम को लॉन्च किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य दोस्तों कृषि क्षेत्र की सटीक और प्रभावी निगरानी करना था। तो यहाँ पर इसमें यानी कि फसल क्षेत्र के आंकड़ों का डिजिटलीकरण। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसे पनडुब्बी INS अरिगात पर तैनात किया गया? बताइए दोस्तों, भारतीय नौसेना ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दोस्तों K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा K4। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है, राजस्थान के किस व्यक्ति को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राजस्थान के किस व्यक्ति को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खिल्लीराम मीणा। दोस्तों खिल्लीराम मीणा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्थान के हैं ये। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भरतपुर के रहने वाले थे दोस्तों ये। ठीक है,
निठार गांव के। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2025 के 7वें संस्करण में महिला श्रेणी में स्पोर्ट्स स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2025 के 7वें संस्करण में महिला श्रेणी में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मनु भाकर को। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मनु भाकर को, ठीक है। और पुरुष वर्ग में दोस्तों महिला वर्ग में तो दोस्तों मनु भाकर को, और पुरुष वर्ग में दोस्तों PR श्रीजेश को ये पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया दोस्तों फ्रांस में। कहां पर किया गया? सर फ्रांस में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, 52वें मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता? 52वें मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों प्रवीण कुमार ने। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रवीण कुमार ने। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, फरवरी 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल ने औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए कितनी नीतियों का अनुमोदन किया? कितनी नीतियों का अनुमोदन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 3 नीतियों का अनुमोदन किया। और 3 नीतियां कौन कौन सी थी? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी और राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही 3। आगे देखिए हाल ही में राजस्थान के किस झील का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर किया गया? बताइए, अच्छा प्रश्न है। किस झील का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर है वो किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें फौज सागर का नाम बदल कर है वो दोस्तों वरुण सागर है वो किया गया है, अजमेर में है ये। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे एक्कुवेरिन संयुक्त युद्ध अभ्यास किन के बीच हुआ? एक्कुवेरिन संयुक्त युद्ध अभ्यास है किन के बीच हुआ? तो दोस्तों बताइए किन के बीच हुआ था ये? तो दोस्तों ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत और मालदीव के बीच में। आगे देखिए हाल ही में चर्चा में रही छावा फिल्म जो छावा उपन्यास पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? तो बताइए जिसके लेखक है वो कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें इसके लेखक है दोस्तों शिवाजी सावंत। कौन है? शिवाजी सावंत। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है? किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दुर्जन का हो जाएगा सज्जन, दुर्लभ का स्वच्छ। तो दोस्तों दुर्लभ का स्वच्छ नहीं होगा, दुर्लभ का हो जाएगा सुलभ। क्या हो जाएगा? सुलभ हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण का वाम, दाखिल का खारिज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लिंग संबंधी अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि किसमें है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सड़कों को चौड़ी करना जरूरी है। तो दोस्तों सड़कों को चौड़ी करना जरूरी है। तो दोस्तों चौड़ी नहीं, चौड़ा करना जरूरी है, ठीक है। तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। यहाँ पे पहले नंबर के ऑप्शन में 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, बहिरंग शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? दोस्तों बहिरंग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो दोस्तों इसमें बहि उपसर्ग लगा हुआ है विसर्ग के साथ में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर अपन इसका विच्छेद करें तो दोस्तों बहिये प्लस रंग, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही।
29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से किस विकल्प में यह प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। इनमें से किस विकल्प में यह प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, बताइए किसमें यह प्रत्यय नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों देखिए वात्सल्य, वात्सल्य के अंदर भी दोस्तों वत्सल प्लस यह प्रत्यय लगा हुआ है। सौभाग्य के अंदर दोस्तों सुभाग प्लस यह, इसमें भी यह प्रत्यय है। आग्ने के अंदर दोस्तों अग्नि प्लस ए, तो दोस्तों इसमें ए प्रत्यय लगा हुआ है, यह प्रत्यय नहीं लगा हुआ। बाकी ऐश्वर्य के अंदर भी ईश्वर प्लस यह, इसके अंदर भी यह प्रत्यय लगा हुआ है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से निशत्रु शब्द में संधि है। निशत्रु शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों विसर्ग संधि है, यहाँ पर नि है प्लस शत्रु, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विसर्ग संधि। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अब दोस्तों यहाँ पे अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग 4 में। यहाँ पर देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, पिक द करेक्ट कनेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। पिक द करेक्ट कनेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। तो इसमें देखिए व्हेन आई सॉल्व्ड द सम आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए व्हेन आई सोल्ड द सम आई वाज वेरी हैप्पी। तो दोस्तों इसमें माई सेल्फ आएगा, क्या आ जाएगा, द सम माई सेल्फ आई वाज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस में देखिए द टीचर सेड मैन इज मोर्टल, द टीचर सेड मैन इज मोर्टल। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसमें द टीचर सेड मैन इज मोर्टल। तो दोस्तों यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो इसमें कनेक्टिव में दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों द टीचर सेड दैट मैन इज मोर्टल। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस फॉर। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस देखिए हेल्प द नीडी पीपल, हेल्प द नीडी पीपल। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें दोस्तों लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड, यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए चूज द वर्ड विच डज नॉट हैव द सम सुफिक्स एज द रिमेनिंग 3। यानी कि दोस्तों 3 में तो प्रत्यय एक सा लगा हुआ है और एक भिन्न है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी के आगे दोस्तों हैप्पीली, तो एल वाई प्रत्यय लगेगा दोस्तों इसमें। काइंड के अंदर भी दोस्तों एल वाई प्रत्यय लगेगा, यानी कि काइंडली हो जाएगा। और यहाँ पे बोल्ड है तो दोस्तों बोल्डली हो जाएगा, तो इसमें एल वाई लगेगा। लेकिन यहाँ पे थॉट है तो यहाँ पे थॉट के आगे एल वाई प्रत्यय है वो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द ब्लैंक। दोस्तों यहाँ पे अपने को टेंस का प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरना है। यहाँ पर देखिए आई फॉर 30 मिनट्स टू सी द डॉक्टर बिफोर माई नेम वाज अनाउंस्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए आई फॉर 30 मिनट्स टू सी द डॉक्टर बिफोर आई नेम वाज अनाउंस्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसमें हैड बीन वेटिंग आएगा, हैड बीन वेटिंग। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ने वाले। देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, मिशेल के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। मिशेल के संदर्भ में दोस्तों सही कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन सिरा जल विरागी सिरा होता है। हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सिरा जल विरागी सिरा होता है। तो दोस्तों ये अपना पहला ही कथन है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न है, एक युग्मनज में जिसमें पिता से वंशागत किया गया, एक युग्मनज में जिसमें पिता से वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, तब किस प्रकार का बच्चा जन्म लेगा? तो किस प्रकार का बच्चा जन्म लेगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए, तो वो है लड़की। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लड़की। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है, एक कार 100 एन के नियत बल के साथ, यानी कि 100 न्यूटन के नियत बल के साथ 200 मीटर दूरी तय करती है, तो किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर किया गया कार्य है वो क्या होगा, बताइए। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों जो किया गया कार्य है वो होगा दोस्तों 300। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 300 जूल। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 300 जूल। आगे देखिए, उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो वो है शुष्क बर्फ का उदर्वापातन। उदर्वापातन, शुष्क बर्फ का उदर्वापातन, ये दोस्तों उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, वह पेशी उत्तक जो अनैच्छिक रूप से कार्य करता है, वह पेशी उत्तक जो अनैच्छिक रूप से कार्य करता है, तो वो है, बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों हृदय पेशी और चिकनी पेशी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी और सी दोनों इसमें क्या है, सही है। अब दोस्तों आगे देखिए, अपन है वो भाग 6 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति की सजा माफ करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत होता है, बताइए। राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति की सजा माफ करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत होता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को सजा माफ करने, सजा कम करने और सजा को स्थगित करने का विशेषाधिकार प्रदान है वो किया गया है अनुच्छेद 72 के तहत। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें कथन 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विलय एवं उसके विभाजन से संबंधित मामले निपटाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, यहाँ पे संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव एवं उपचुनावों दोनों हेतु कार्यक्रम तय करता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। और देखिए तीसरा, देखिए भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें देखिए यहाँ पर बात हो रही है निर्वाचन आयोग से संबंधित। दोस्तों ये 3 सदस्यीय निकाय है, ठीक है, 3 सदस्यीय निकाय है, 5 सदस्यीय आयोग नहीं है, 3 सदस्यीय है, जिसमें एक होता है निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग आम चुनावों एवं उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम है वो तय करता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो ये संघ का गृह मंत्रालय, ये चीजें हैं वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है। अपने को सत्य कथन बताना था तो केवल एक सत्य है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन किया जा सकता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन किया जा सकता है? तो दोस्तों हाँ, संसद द्वारा किया जा सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग द्वारा निष्कासित है वो किया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया है वो दोस्तों संसद द्वारा शुरू की जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और अपने को बताना है कि कौन सा कथन दोस्तों इसमें सत्य है। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं है, राष्ट्रपति में निहित है, तो अपना पहला कथन हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए,
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी सही है। तो 6 महीने के अंदर वो भी सदस्य बनना आवश्यक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए कूट बस हमें अपने को उत्तर देना है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा, बाकी 2, 3, 4 है वो कथन इसमें सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? बताइए राज्यसभा को दोस्तों कौन सी विशेष शक्ति है वो प्रदान की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट है कि कौन सी विशेष शक्ति प्रदान की गई है। देखिए राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए, संसद को सशक्त बनाने के लिए, एक प्रस्ताव पारित करने के लिए दोस्तों विशेष शक्तियां हैं वो प्रदान की गई है राज्यसभा को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष का अधिनियम बनाने का हक है, और अनुच्छेद 312 के तहत नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का भी दोस्तों प्रावधान है राज्यसभा को, ठीक है। बहुमत होना चाहिए 2/3 का। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भाग 7 के अंदर राजस्थान भूगोल से संबंधित अपन 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। देखिए प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो दोस्तों 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। कितने? 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। यहाँ पे अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है 7। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाने वाला थोंटवेट का जलवायु वर्गीकरण कौन सा है? कोपेन का तो है दोस्तों AW, ठीक है। यहाँ पे थोंटवेट का पूछा है तो दोस्तों वो है CAW। ये दोस्तों उपाद्र जलवायु प्रदेश है, और इसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा, कोटा का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ फसलें हैं, दूसरी तरफ किस्में हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कपास की किस्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कपास की किस्म दोस्तों वीरनार है, बिल्कुल सही है। गेहूं की माही धवल, दोस्तों माही धवल गेहूं की किस्म है, ये दोस्तों यहाँ पर गलत दे रखा है। दोस्तों गेहूं की किस्म है वो कौन कौन सी होती है? दोस्तों मैक्सिकन, सोना, कल्याण, सरबती, सोनेरा, कोहिनूर, ये क्या है? ये गेहूं की किस्म है। यहाँ पर जो माही धवल है ये दोस्तों मक्का की किस्म है। किसकी? मक्का की किस्म है। चावल की दोस्तों माही सुगंधा है, मक्के की दोस्तों माही कंचन है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के किस जिले में द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है जो गंगानगर शुगर मिल की सहायक है? बताइए निम्नलिखित में से राज्य के किस जिले में द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है जो गंगानगर शुगर मिल की सहायक है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो दोस्तों ये कहां पर है द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री? तो दोस्तों ये धौलपुर में है। कहां पर है दोस्तों? धौलपुर में है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस फैक्ट्री की जो स्थापना है वो दोस्तों 1964 में की गई थी, और यह गंगानगर शुगर मिल की सहायक है। इसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, भेड़ों की मगरा नस्ल पाई जाती है। भेड़ों की मगरा नस्ल है वो पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है ये मगरा नस्ल? तो दोस्तों ये जो मगरा नस्ल है इसका उपनाम दोस्तों बीकानेरी चोकला भी कहते हैं इसे, और चक्री भी कहते हैं। ये बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और चूरू जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, नागौर, जैसलमेर। इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे
भाग 8 के अंदर स्कूल मैनेजमेंट एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 51 नंबर का प्रश्न है, देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण का सहयोगी और लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण किस प्रकार का पर्यवेक्षण है? शैक्षिक पर्यवेक्षण का सहयोगी और लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण है किस प्रकार का पर्यवेक्षण है? तो दोस्तों किस प्रकार का पर्यवेक्षण है? दोस्तों यह शिक्षक और पर्यवेक्षक के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रजातांत्रिक नेता विश्वास और समझ पर आधारित कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं न कि कर्ता के रूप में, ये दोस्तों प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी इसमें दोस्तों और दोनों है वो भी विशेषता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, परीक्षा प्रणाली में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो बताइए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों वो है सही मूल्यांकन और विश्लेषण। सही मूल्यांकन और विश्लेषण 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में डाइट की स्थापना कब और कितने जिलों में हुई थी? राजस्थान में डाइट की स्थापना कब और कितने जिलों में हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों डाइट की जो स्थापना है ये जून 1995 में 14 जिलों में की गई थी। ठीक है, जून 1995 में 14 जिलों में की गई थी डाइट की स्थापना। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, पीएम विद्या डीटीएच टीवी चैनलों की विशेषता क्या है? पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसकी विशेषता है 24/7 निःशुल्क शैक्षिक कंटेंट प्रसारण, बिना इंटरनेट के भी विद्यार्थियों तक पहुंच, निर्धारित अंतराल पर पुनः प्रसारण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी है वो इसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। बच्चों का सर्वांगीण विकास। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 57 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की कौन सी विशेषता इसे अन्य शिक्षा कार्यक्रमों से अलग बनाती है? बताइए दोस्तों शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की कौन सी विशेषता इसे अन्य शिक्षा कार्यक्रमों से अलग बनाती है? तो दोस्तों बताइए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विषयवार कक्षाएं। विषयवार कक्षाएं और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को कार्टून के माध्यम से शिक्षा देना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 58 नंबर का प्रश्न है, स्माइल 2.0 कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को गृह कार्य किस माध्यम से भेजा जाता था? तो बताइए गृह कार्य किस माध्यम से भेजा जाता था? तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए आरटीई अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों की संख्या का कितने प्रतिशत से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं करना चाहिए? आरटीई अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों की संख्या का कितने प्रतिशत से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं रहना चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 10%। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10% से अधिक रिक्त नहीं रहना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 21(1)
ए के अंतर्गत। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है? संवेगात्मक बुद्धि का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो बताइए कौन से परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो वो है विभेदी अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी दोस्तों तीनों का किया जाता है। मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापनी, बार ऑन इमोशनल कोशेंट इन्वेंटरी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करने वाला कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करने वाला कथन है। तो दोस्तों वो कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों वो कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार और उनके शैक्षिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम होता है? समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा चरण अंतिम होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संतुलन प्राप्ति। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संतुलन प्राप्ति। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? कौन सी एक है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कल्पनाशीलता। दोस्तों कल्पनाशीलता की कमी, यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कल्पनाशीलता की कमी ये विशेषता नहीं है। बाकी व्यवसाय के प्रति जागरूक, समूह को अधिक महत्व है, विद्रोह की भावना का विकास, ये तीनों है। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार रचनावादी अधिगम के दौरान छात्रों को किस प्रक्रिया का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? ब्रूनर के अनुसार रचनावादी अधिगम के दौरान छात्रों को किस प्रक्रिया का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों सक्रिय रूप से सूचनाओं को प्रक्रियाबद्ध करके। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सक्रिय रूप से सूचनाओं को प्रक्रियाबद्ध करते हुए ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर रीजनिंग और गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक का स्थान लेगी? प्रश्नवाचक का स्थान लेगी तो कौन सी संख्या लेगी? तो यहाँ पर देखिए 2200 और 23 में कितने का अंतर है दोस्तों? 1 का। और यहाँ पर देखिए 23 और 27 में तो दोस्तों इसमें 2 का अंतर है। फिर 27 और 54 में दोस्तों 27 और 54 में 27 का अंतर है, ठीक है। फिर 54 और 16 54 और 70 में दोस्तों 16 का अंतर है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे 70 और 195 में दोस्तों 70 और 195 में 125 का अंतर है, ठीक है। अब दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 2 27 16 125 तो ये स्क्वायर और क्यूब में चल रहा है सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये 1 का क्यूब है, ठीक है, 1 का क्यूब है। तो ये 3 का क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब है, ठीक है। ये दोस्तों 1 का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है 1 का, यहाँ पर ये सॉरी ये 23 है, यानी कि अंतर है 2 का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 2, फिर दोस्तों ये 16, ठीक है, ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। और यहाँ पर 23 और 27 में कितने का गैप है? 4 का गैप है, ठीक है। तो ये 4 का गैप है, तो ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो अब दोस्तों 6 का स्क्वायर आएगा, कितना? 36। तो दोस्तों 195 में 36 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 231। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक निश्चित कूट भाषा में VAIN को OKBY लिखा जाता है और VAST को UUBY लिखा जाता है।
तो इसी कूट भाषा में VEPR को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक लिख के बता देता हूँ, VAIN, ठीक है, इसको लिखा गया है दोस्तों OKBY, ठीक है, OKBY लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, N में अपन ने एक प्लस किया तो O आया, N में अपन ने एक प्लस किया तो O आया, और इसमें एक प्लस किया है। I में अपन दो प्लस करेंगे तो K आ जाएगा, और इसमें A में एक प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? B आ जाएगा, और V में अपन क्या कितने 3 प्लस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर Y आ जाएगा। यानी कि 1 2 1 3 1 2 1 3 अपना इसमें क्या करेंगे? प्लस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए VERB, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? एक प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? C। इसमें दोस्तों अपन दो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? R में दो प्लस करोगे तो यहाँ पर T आ जाएगा। E में दोस्तों अपन एक प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? F। और V में दोस्तों 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? Y। तो यहाँ पर CTFY इसका राइट आंसर हो जाएगा। CTFY 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित युग्मों के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। जैसे कंठहार सोना, दोस्तों यहाँ पर देखिए कंठहार सोना, तो आप सभी को पता है कि हार है वो सोने का बना होता है, ठीक है, इसके जैसा ही समानार्थक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है, वो है कागज वुड पल्प। तो दोस्तों कागज वुड पल्प से बनता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 69 नंबर का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। देखिए जानवर, जंतु विज्ञान, तो रक्त, आगे क्या आएगा? देखिए जानवर का अध्ययन करना किस में किया जाता है? जानवर का अध्ययन तो जंतु विज्ञान में, और रक्त का अध्ययन दोस्तों किस में किया जाता है? तो हीमेटोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उपयुक्त में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? उपयुक्त में से सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न है वो यहाँ पर दे रखा है, 2.89 की घात में 0.5 माइनस 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है इनमें? ये यहाँ पे संख्या दे रखी है, देखिए एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक √3 है। तो दोस्तों इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है कौन सी? तो वो है 1 प्लस 0.5 बटे 1 सही 1/2, ये है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है वो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हवा भरने से पहले त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर थी, हवा भरने के बाद में त्रिज्या है वो दोस्तों 10 सेंटीमीटर हो गई। तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर R12, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू पाई इंटू दोस्तों 5 का स्क्वायर बराबर दोस्तों 100 पाई आ गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 इंटू 4 कर लीजिए कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 100 पाई आ गया। और दूसरा इसमें दूसरी आर है वो यहाँ पर 4 इंटू पाई इंटू दूसरी आर कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ पर ये 100 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा 400 पाई, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं इसका अनुपात निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1:4, ठीक है भाई, 1:4। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस प्रकार के डेटा को द्वितीयक डेटा कहा जाता है? किस प्रकार के डेटा को द्वितीयक डेटा कहा जाता है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डेटा जो पहले से किसी अन्य शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किया गया हो। वह डेटा जो पहले से किसी अन्य शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किया गया हो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दिया गया पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर 73 नंबर का प्रश्न है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें संवर्धन, परिवहन, रॉयल्टी, जिल्दसाजी लागत, मुद्रण लागत, कागज लागत, संवर्धन लागत, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या पूछा गया है कि संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप, संवर्धन लागत पे किए गए खर्च यानी कि कितना है 5%। कितना है संवर्धन लागत है वो 5% है। अब दोस्तों इसमें देखिए आगे कि के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है। दोस्तों अभी यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा जो कितने डिग्री का है ये कोण, तो दोस्तों 360 डिग्री का। तो दोस्तों 360 डिग्री का अपन 5% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी विचर n के मानों के 3 समूह है निम्नलिखित प्रकार से दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर A, B और C, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर कथन दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कथन दे रखे हैं 4, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर देखिए एक कथन में देखिए 2 3 7 1 3 2 3, ठीक है, ये दे रखा है। बी में ये दे रखा है, सी में ये दे रखा है। तो दोस्तों अब इसमें देखिए अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन इसमें क्या करेंगे, एक का माध्य निकालेंगे। तो एक का माध्य निकालेंगे तो 2 3 7 1 3 2 2 3 है, इनको जोड़ के और कितनी संख्या है 7 संख्या है तो भाग देंगे। तो दोस्तों इसका माध्य निकलेगा कितना 3, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको अपन एक की माध्यिका निकालेंगे, एक की माध्यिका निकालेंगे। तो दोस्तों इनको आरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 है 2 2 3 3 3 7, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इनका आरोही क्रम में अपन ने लिख दिया इसको। अब आगे देखिए दोस्तों माध्यिका निकालेंगे तो n+1/2, तो कितने पद है 7, तो 7 + 1/2 कितना हो जाएगा 4वां पद। चौथा पद कौन सा है, तो दोस्तों चौथा पद इसमें कितना है 3 है, ठीक है, कितना है 3। तो दोस्तों यहाँ पर बहुलक मोड क्या होगा, सबसे अधिक बारंबारता वाला कौन सा है, तो वो है 3। माध्यिका कितनी है 3, बहुलक कितना है 3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तो इसका कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देखिए एक का माध्य माध्यिका व बहुलक समान है। एक का माध्य व बहुलक, माध्य माध्यिका बहुलक तीनों समान है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीनों का दोस्तों 3 आया है, ठीक है। आगे देखिए एक बहुपद जो x² + x+1 से विभाजित करने पर भागफल x-2 एवं शेषफल 3 देता है, एवं शेषफल 3 देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शेषफल 3 है, भाजक है x² + x+1 और भागफल है दोस्तों x-2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ना है, यानी कि x² + x+1 इंटू x-2 + 3 करना है, x-2 + 3 करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा x2 है तो x³ - 2x² + x² -2x + x-2 + 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों x³ - x² -x+1। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही।
दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर जो 13 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे, कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।